ओके जी, IAS 41 हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम एग्रीकल्चरल इनकम है। हमने इसमें दो चीज़ें देखी थी, इसमें बायोलॉजिकल एसेट आपके पास और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बायोलॉजिकल एसेट का रिकग्निशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का हम आज रिकग्निशन करना सीखते हैं। देखिए बेटा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के अंदर हमने कहा था कि बेशक आपके पास बेरर प्लांट्स हों या आपके पास नॉन बेरर प्लांट्स हों और एनिमल हों, वहाँ से जो भी आपको चीज़ मिलेगी, जो भी आपको फल मिलेगा, दूध मिलेगा, वूल मिलेगी, ये सारे का सारा कुछ आपके लिए क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहलाएगा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को हम जब हासिल करते हैं या जब हमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिलता है, फॉर एग्जांपल दरख्त पे फल लगे हुए नज़र आ रहे हैं हमें, हम कहेंगे जनाब ये अनहार्वेस्टेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछली 1-2 क्लासेस के अंदर। तो ये अनहार्वेस्टेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। फिर हम कहते हैं कि जब हम उनको प्लग कर लेंगे, तोड़ लेंगे, दरख्त से उतार लेंगे, मिल्किंग कर लेंगे, तो वो मिलने वाली चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी? ये हार्वेस्टेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो हार्वेस्टेड को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम उनको कहते हैं। ठीक है, और फिर हमारा मकसद क्या होता है इनको प्लग करने का? खाना मकसद नहीं होता, कंज्यूम मकसद नहीं होता, बल्कि इनका मकसद क्या है? इनको हमने बेचना है। और जब हम उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचेंगे तो हमारे पास क्या वो बनेगी? वो हमारे पास इन्वेंट्री बन जाएगी। ठीक है जी, और आपको पता है कि इन्वेंट्री को बेचने से हमें रेवेन्यू मिलता है, और हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैसे शो करवाते हैं कि जनाब आपको रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, और रेवेन्यू के साथ हम इसको कहीं दूसरी जगह पे कॉस्ट ऑफ सेल में भी हम शो करवा देंगे कि इसकी इतनी कॉस्ट थी। तो यही काम हमने इसके जनरल एंट्रीज में भी करना है। तो हमें IAS 41 ये बताता है कि भाई जब आपके पास कोई भी आपको फल लगा हुआ नजर आए, अनहार्वेस्टेड चीज आपको नजर आए, बायोलॉजिकल एसेट नजर आए, तो आपने उसको क्या कर लेना है? आपने इसको रिकॉग्नाइज कर लेना है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। कि आपने इसकी रिकॉग्निशन कब करनी है? एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग टाइम जब आप उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है किस पे? IAS 41 के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। और यहाँ से क्योंकि आपने किसी किस्म के पैसे नहीं दिए होते उन फलों के लिए, आपने तो पैसे दिए हैं दरख्त के लिए, और दरख्त तो आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का काम करता है ना, वो तो IAS 16 में जाएगा। लेकिन जब आपके पास हम फलों की बात करेंगे तो फल जो है वो आपके पास किस तरह से आएंगे? आपको वो सारे का सारा किधर लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। हम उस टाइम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसको देखते हैं कि अच्छा जनाब ये चीज़ मेरे पास आ गई है। लेकिन IAS 41 की रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप उसको एट द स्पॉट ऑफ या एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग है उसको आप उस टाइम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, देखिए जी, अब हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं मिसाल के तौर पर, बल्कि आपकी बुक की एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं। मेरे पास ये पेज नंबर 145 है, बुक है आपके पास? सॉफ्ट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में नहीं है? चलें कोई बात नहीं, ये अपने पास रखें, कोई मसला नहीं। अगर आप एग्जाम्पल नंबर कौन सी है जी? 9, इसको रीड करें जरा, एग्जाम्पल नंबर 9 को। जी जी। Kashi Limited operates a goat breeding farm. KL sell goat to local meat business and goat milk to cosmetic companies. They also use goat milk for making premium cheese for sale. During the year ended 30 June 2002, KL kept 980 liters of milk, which had fair value less cost to sell of rupees 170 per liter on the day goats were milked. जी। The 900 liter of milk was sold to cosmetic companies for 160,000, and remaining 80 liters was converted into making cheese, which was later sold for rupees 24,000. KL had to incur a cost of rupees 5,000 to convert the milk into cheese. चीज की प्राइस आपने क्या बताई है? 24,000. ओके जी, देखिए अब ये मेरे पास एक सिंपल सी, मेरे पास मैंने एक अपनी जो एग्जांपल मैंने सुनी है उसके हिसाब से मैंने डाटा नोट कर लिया कि मिल्किंग हमने कितने की, हमें मिल्क कितना मिला जी? 980 kg, 980 लीटर्स, 980 लीटर हमें मिला। ऐसा ही है जी? हाँ जी बेटा, यही लिखा हुआ है। ठीक है जी, 980
हमें मिल गया लीटर्स, दूध हमें मिल गया। अब हमने कहा था कि एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि अगर दरख्तों पे फल लगे हैं तो आप उसको प्लग कर लें, अगर जानवर दूध देने वाला है तो उसका दूध निकाल लें। तो हमने जब मिल्किंग कर ली, हमने दूध हासिल कर लिया, तो लॉ हमें क्या कहता है, स्टैंडर्ड हमें क्या कहता है कि इसको क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो फटाफट। किस चीज़ पे रिकॉर्ड करेंगे जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब इसके हमने मिल्किंग के कोई पैसे दिए हैं, हमने तो जानवर के पैसे दिए हैं, तो हमने तो मिल्किंग के पैसे दिए नहीं है, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, मिल्क को सारे का सारा किधर लेके जाएंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहले हम एंट्री पास क्या करेंगे, हम लिखेंगे जनाब हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क जो है, मिल्क लिख दें, मिल्क एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कितने का लिखेंगे जी, हमने कहा 980 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय, उसने खुद ही बता दिया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है जी, 170 उसका रेट है। तो कितनी अमाउंट पे मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट बताइए, 166,600। तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। क्यों हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने इसका कोई कैश वगैरह, कोई बैंक वगैरह नहीं दिया, तो ये हमें सारे का सारा जो भी कुछ मिलेगा सारे का सारा किसका हिस्सा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। तो 1,66,600। अच्छा जनाब, ये हमने क्या कर लिया, रिकॉर्डिंग हमने किसकी कर ली, हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, क्लियर। अच्छा, अब दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं। अब इसके बाद हमने इसके साथ क्या सलूक किया, हम इसको ले गए किधर, हमने दोनों तरफ, हमने जाहिर बात है कि चीज़ बना लिया या इसको बेच दिया, हमने अपनी तरफ से तो मिल्क निकाल दिया ना। अब जब हमने अपनी तरफ से मिल्क निकाल दिया तो हमें स्टैंडर्ड कहता है कि अब इसको किस पे रिकॉर्ड करो तुम, अब इसको एज इन्वेंट्री रिकॉर्ड करो, इसको क्या करो, एज इन्वेंट्री, क्योंकि आपने इसको बेचने की गर्ज से आपने इसकी मिल्किंग कर ली। तो जब हम एज इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो हम किसको इन्वेंट्री बनाएंगे, मिल्क को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। डेबिट हम किसको करेंगे, मिल्क को ही डेबिट करेंगे, लेकिन इस दफा मिल्क हमारे पास क्या होगा, इन्वेंट्री होगा। कितने की इन्वेंट्री, जितने की हमारे पास थी, इसकी कॉस्ट कितनी जनाब, जी जी यही आएगी। टू किसको क्रेडिट करेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाले मिल्क को। सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का हमारे पास हमेशा करंट एसिड होगा, नॉन करंट तो हो सकता है ये। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आपके पास रिमेनिंग होता है वो हम उसको कंसीडर करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जब आप बेच देते हैं, क्योंकि हम हासिल क्यों करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, बेचने की गर्ज है, तो हम उसको तकरीबन सारे का सारा हम कन्वर्ट कर देते हैं इन्वेंट्री में, ठीक है। बायोलॉजिकल एसिड जो होता है वो तो जारी बात है, वो तो हमारा होता ही होता है, लेकिन ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम लोग प्लग किस वजह से करते हैं, हार्वेस्ट इस वजह से करते हैं कि हम जी, ताकि सारे, अब दूध को आप 1 साल तक स्टोर कर सकती हैं, नहीं कर सकती ना। अच्छा, अब हमने क्या किया जी, हमने एग्रीकल्चर, हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी, हमने उसको बेचने की गर्ज से क्या बना दिया, इन्वेंट्री डिक्लेयर। अब हम देखेंगे कि अब इसमें से कौन कौन सी इन्वेंट्री मैंने किस किस एंगल पे बेची है। मैंने कहा जनाब 900 लीटर दूध जो है वो मैंने क्या किया है, बेच दिया कॉस्मेटिक कंपनीज को, 900 लीटर दूध मैंने बेच दिया। अब जब मैं दूध बेचूंगा तो मेरे पास एंट्री क्या पास होनी चाहिए, मुझे क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। और कहां से कैश मिलेगा, सेल करके मुझे मिलेगा, जाहिर बात है ना, रेवेन्यू करके मुझे मिलेगा। तो मैं यहां पे क्या एंट्री पास करूंगा, मैं लिखूंगा कैश डेबिट और रेवेन्यू या सेल्स क्रेडिट। कितना जी, कितना कैश मिला, कितने का बेचा मैंने, 1,60,000 रुपए का जी। जैसे हमारे पास हमने 170 पे रिकॉर्ड किया था और यहाँ पर हमने अगर 170 पे देखें तो 153,000, तो बीच में 7,000। अभी बेटा हमने रेवेन्यू जितना मिला है उससे हमें कैश मिला ना, अभी हम कॉस्ट ऑफ सेल अभी हम देखेंगे ना, रेवेन्यू मिला तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। ये हमने किसको रिकॉर्ड कर लिया जी, ये हमने किसकी रिकॉर्डिंग कर ली, हमारी सेल्स या रेवेन्यू की हमने रिकॉर्डिंग कर ली, क्लियर। अच्छा, अब हम कहते हैं, इसको मिटा दूं, अब हम कहते हैं कि जनाब जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट ऑफ सेल भी तो होती है कि नहीं होती, उसकी कोई ना कोई कॉस्ट ऑफ सेल होती है। तो उस कॉस्ट ऑफ सेल को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे,
ऑफ सेल रेवेन्यू। हम इन क्योंकि हमने बेचा क्या है, हमने इन्वेंट्री बेची है ना, हमने यहाँ पे रेवेन्यू लिखा हुआ है, हमने इन्वेंट्री बेची है, हमारे पास इन्वेंट्री कम हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कॉस्ट ऑफ सेल को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और इन्वेंट्री जो हमने बेची थी उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। किस पे करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए जरा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो गया, और इन्वेंट्री जो मिल्क वाली है, या मिल्क इन्वेंट्री लिख दीजिए व्हाटएवर द केसेस। अब कितने पे करेंगे बेटा, 900 लीटर था मल्टीप्लाइड बाय 170, कितना बन गया ये, 153,000। अब ये सारा कुछ हमने तीनों की तीनों चीजें क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली। हमने किस किस को रिकॉर्डिंग की, सबसे पहले हमारे पास जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आया, हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट हम लोग ले गए। ठीक है जी, उसके बाद हमने इसको बेचा, बेचने की गर्ज से हमने इसको इन्वेंट्री बना दिया। अब इन्वेंट्री क्योंकि हमने सारे का सारा दूध निकालना है, तो इस वजह से हम क्या निकालेंगे, इसको सारे के सारे को इन्वेंट्री डिक्लेयर करेंगे। अब हमारे स्पेसिफिक केस में इन्वेंट्री को उसने दो हिस्से बना दिए, एक हिस्से को उसने बेच दिया, एक हिस्से से उसने चीज यानी कि अनदर इन्वेंट्री बना ली। ठीक है जी, तो हमने जब दूध को डायरेक्टली जब हमने बेचा तो हमारा रेवेन्यू हुआ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचेंगे तो सारी बात है IS2 के तहत बेचेंगे हम लोग उसको। ठीक है, तो हम इन्वेंट्री को बेच रहे हैं तो हमें रेवेन्यू मिला, उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल भी इन्वेंट्री की से निकल। अब यहाँ पे जो दूध हमने बेचा था उसकी तो जनरल एंट्रीज होगी कंप्लीट। अब हमारे पास आता है वो जो हमने चीज के लिए हमने इसको रखा था। अच्छा, अब हमें क्या मिल रहा है जी, हमें क्या मिल रहा है, हमें अब नहीं कैश नहीं मिल रहा इस दफा हमें। देखो क्वेश्चन पढ़ो, दूध को बेच के यानी कि दूध को निकाल के हमें क्या चीज मिल रही है, दूध को हम कहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, हमें चीज मिल रही है। वो हम बाद की बात है कि हम चीज को बेचेंगे, हमें क्या मिल रही है, चीज मिल रही है। तो हमारे पास डेबिट क्या होना चाहिए, चीज हमारे पास डेबिट होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्रेडिट किसको करना है, एक हमने क्रेडिट करना है इन्वेंट्री मिल्क को, ये चीज भी इन्वेंट्री है क्योंकि इसको भी हमने बेचना है, मिल्क को, और दूसरा हमने कितने कितने का जनाब मिल्क है इसकी, कितने की जरा मुझे बताइएगा, 80 लीटर जनाब। ठीक है, 80,000 रुपए, 80 मल्टीप्लाइड बाय 170 कितने पैसे बन गए ये, सॉरी 13,600। और हमारे पास ये हमने कैश कितना दिया है, क्योंकि उसने कहा जी चीज बनाने के लिए उसने एक्स्ट्रा भी कॉस्ट लगाई है, उसने एक्स्ट्रा भी कैश दिया 5,000 का, तो हम डेबिट कितने से करेंगे, 18,600। तो हमारी हकीकत में चीज की कितनी कितनी कॉस्ट लगी, 13,600 रुपए का दूध लगा और 5,000 रुपए उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, तो हमारे पास 18,600 की कॉस्ट आ गई किसकी, चीज की। क्लियर। अब हमने क्या किया, हमने बेचा किसको, चीज को। हमने चीज को बेचा जी, बेच के हमें क्या मिला, कैश। जब हम कोई चीज बेचते हैं तो हम कैश को करते हैं डेबिट, क्योंकि ये हम एज इन्वेंट्री सेल आउट कर रहे हैं तो इस वजह से रेवेन्यू लिखेंगे। कितने का जी, 24,000 रुपए का। तो हमने जनाब रिकॉर्डिंग कर ली चीज को बेचने की। ठीक है जी, इसके बाद जनाब जब हमने रेवेन्यू जनरेट किया तो जाहिर बात है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल भी होगी। अब हम कॉस्ट ऑफ सेल को क्या करेंगे, और हम क्रेडिट किसको करेंगे, इन्वेंट्री चीज वाली। कितने से जनाब, 18,600। क्लियर। तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसने मैं यही कहा था कि आपने जनरल एंट्रीज इसकी बतानी है। हाँ जी बच्चों, यहां तक की प्रॉब्लम जी बेटा, एनी प्रॉब्लम सना बेटा, एनी इशू। ओके, कल हमने बायोलॉजिकल एसेट के लिए देखा था। बायोलॉजिकल एसेट हमें क्या बताता है कि मिसाल के तौर पर आपने जनाब कोई जानवर परचेज कर लिया, तो हमने क्या कहा था, उसको क्या कर लो, इनिशियल स्टेज पे आपको प्रॉफिट भी आ सकता है, आपको लॉस भी आ सकता है, तो आप इसको इनिशियल स्टेज पे जैसे ही आप हासिल करो इसको रिकॉर्ड कर लो। जब जब इसको परचेज करोगे ड्यूरिंग द ईयर आप इसको रिकॉर्ड करते जाओगे, और एट द एंड ऑफ ईयर इसको इसकी वैल्यूएशन कर लेना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए हमने हमारे पास थोड़ा सा जरा कॉम्प्लेक्स लेवल आ जाता है कि जी आपने पहले इसको IS 41 के तहत रिकॉर्ड करना है,
प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है, बाद में जब आप इसको बेचेंगे तो इन्वेंट्री बनाना है, इन्वेंट्री बनाने के बाद आपने इसको रेवेन्यू, और रेवेन्यू के बाद आपने इसको कॉस्ट ऑफ सेल। यहाँ तक तो मसले मसाइल ऑल ओके, ऑल क्लियर? मुश्किल बात तो नहीं हम कर रहे, कोई समझ आ रही है सारी? कैसे समझ आ रही है? आप तो भी आई हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा समझ आ गया। ओके ठीक। इसको सेल किया तो सर ये दो एंट्री से हम हमेशा ये दो एंट्री से करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंट्री की बात किया। देखिए जब हमने कोई चीज़ बेचनी है, हमने रेवेन्यू जनरेट करना है, तो रेवेन्यू जनरेट करने का हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या लिखते हैं? रेवेन्यू लेस क्या करवाते हैं इसमें से? कॉस्ट ऑफ सेल लेस करवाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने जब रेवेन्यू जनरेट कर लिया, हमने कैश को डेबिट कर दिया, रेवेन्यू को हमने क्रेडिट कर दिया, तो फिर जो हमने चीज़ बेची है उसकी कॉस्ट भी तो हमने कहीं ना कहीं निकालनी है। तो हमने बेचा क्या? हमारी इन्वेंट्री हमने बेची है, ठीक है, हमारी इन्वेंट्री। अच्छा लेट सपोज हमारे पास अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाकी रह जाए एट द एंड ऑफ ईयर, तो फिर वो हमारी इन्वेंट्री रहेगी। हमारी वो इन्वेंट्री ही रहेगी, ठीक है, और वो फिर हमारे पास स्टॉक या इन्वेंट्री के तौर पर हमारा एसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास वूल पड़ी है, वूल आपने सारा साल हासिल की और एट द एंड ऑफ ईयर वो कुछ वूल निकली नहीं है, तो जो रिमेनिंग वूल होगी वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा स्टॉक या इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम लोग कहते हैं, एसेट के तौर पर हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक किसी किस्म का मसले मसाइल? अच्छा अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं डिस्क्लोजर्स की। डिस्क्लोजर्स हमें कहता है कि जनाब आपने किस चीज़ को डिस्क्लोज करना है। वो कहता है जी आपने एसेट की बाइफर्केशन करनी है बायोलॉजिकल एसेट की, कि उस वो बायोलॉजिकल एसेट की कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि बेरर कैटेगरी में आ रहा है, या आपके पास जो है वो नॉन बेरर या एनिमल वगैरह जो भी है आपके पास उसमें उस कैटेगरी में वो आपके पास आ रहा है। तो आपने एसेट को रिकॉग्नाइज करना है, एसेट को आपने लिखना है, और जो आपके पास बायोलॉजिकल एसेट होगा आपने उसको स्पेसिफाई करना है किस नाम से? बायोलॉजिकल एसेट के नाम से। आपने उसको ये नहीं लिखना जनाब मेरे पास इतनी मजे हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम इसको यही कहते हैं कि ये कौन सा स्टैंडर्ड है? मजों वाला स्टैंडर्ड है। तो क्योंकि टिपिकली ये डेयरी फार्म्स को ही डील करता है, ठीक है। तो हम कहते हैं जनाब आपके पास ये नहीं लिखना आपने कि जनाब मेरे पास कोई 10,000 काउज हैं, मेरे पास 2,000 काउज हैं, आपने क्या लिखना? बायोलॉजिकल एसेट्स, ओके। उसके बाद फिर उससे मिलने वाला गेन या लॉस जो भी आपके पास होगा, तो जिसको आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं, वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में एज गेन शो हो रहा होगा। अगर तो गेन है, लॉस हुआ तो एज एक्सपेंस या लॉस आपके पास शो हो रहा होगा, ठीक है। और डिस्क्लोजर में कहते हैं जनाब आपने रिकंसिलिएशन को भी डिस्क्लोज करना है। किसको डिस्क्लोज करना है? रिकंसिलिएशन को भी आपने डिस्क्लोज करना है। तो हम कहते हैं जनाब व्हाट डू यू मीन बाय रिकंसिलिएशन? वो कहते हैं जी रिकंसिलिएशन एक तरह की एक स्टेटमेंट फॉर्म में होती है, एक चीज़ जिसमें आप रिकंसाइल करते हैं। हमने कहा जी किसको रिकंसाइल करते हैं? कहते हैं देखो तुम्हारे पास एसेट था एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, हमने कहा जी ठीक है, पुराना चलता आ रहा होगा, ये आपने परचेज किया होगा। अब उसकी जो वैल्यू है वो एट द एंड ऑफ ईयर सेम तो नहीं रहेगी, क्योंकि आपके बायोलॉजिकल एसेट में क्या हो सकता है? उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है, उसमें चेंज आ सकता है, आपकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं, उसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है, ठीक है। तो कहता है जी आपकी जो फेयर वैल्यू है एट द एंड ऑफ ईयर वो सेम नहीं होगी। उसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर आप कोई एसेट परचेज भी कर सकते हैं, बायोलॉजिकल एसेट, या आप उसको बेच भी सकते हैं, या आपको बायोलॉजिकल एसेट नया रिसीव भी हो सकता है। जैसे हमने क्या कहा था, एक काऊ आपने परचेज की, ठीक है जी, थोड़ी देर बाद जनाब पता चला कि उसने कोई काफ भी, उसने बच्चा भी दे दिया। तो अब जब आपको बच्चा मिल गया तो बच्चे के तो आपने पैसे नहीं दिए थे, ठीक है, तो वो आपके पास डायरेक्टली किधर जाएगा? सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। लेकिन एट द टाइम ऑफ जब भी हम उसकी बात करेंगे कि जनाब आपके पास जो इंक्रीमेंट लगा है या जो भी चीज़ आपके पास है, तो उसको हम लोग कहाँ पे शो करेंगे? तो हमने कहा जनाब एट द एंड ऑफ ईयर जब आप अपने बायोलॉजिकल एसेट को रिकॉग्नाइज कर रहे होगे तो आपने उसको भी रिकंसाइल करना है, आपने उसको भी देखना है कि जनाब हमारे जो बायोलॉजिकल एसेट हैं उनमें इतने का इजाफा हो गया। तो कहते हैं जी जब आपके पास चेंज आ जाए बायोलॉजिकल एसेट में, या फिर आपके पास जो है वो डीजनरेशन, जिसको हम लोग बात करते हैं, डीजनरेशन का मतलब यही होता है कि जनाब वक्त गुजरने के साथ साथ एज जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो इस तरह का कोई फैक्टर हो जाए या फिर वैल्यू उसकी चेंज हो जाए, तो आपने एक स्टेटमेंट बनानी है। कौन सी स्टेटमेंट आपने बनानी है जी? रिकंसिलिएशन की स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे? मिटा दो इसको। अच्छा ये स्टैंडर्ड जो है ना, आई कैप इतना इसको मुंह नहीं लगाता इतना ज़्यादा,
लेकिन मैंने पास्ट पेपर्स में देखा है 2021, 2022 और 20, 21 और 22 के पेपर में उसने इसको एक एक अटेम्प्ट में मुंह लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हमें इसको छोड़ना नहीं है। ये स्टैंडर्ड तो बहुत आसान है, लेकिन अक्सर बच्चे जो हैं वो इसमें कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी ज़रा गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है जी, तो हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दिखाइएगा ज़रा वो। हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के बारे में। मैं ज़रा एक दफ़ा पढ़ देता हूँ कि रिकन्सिलिएशन आपने कब कब पढ़नी है। कहता है जी रिकन्सिलिएशन में क्या कुछ इंक्लूड होना चाहिए। तो पेज नंबर 147 बेटा मैं पढ़ रहा हूँ। तो रिकन्सिलिएशन में कहता है जनाब आपके पास द गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम चेंजिंग इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है जी, आपने कोई गेन या लॉस आ जाए तो आपने इसको रिकन्सिलिएशन में शो करवाना है। और कहता है जनाब सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ फिजिकल चेंज एंड प्राइस चेंज। कहता जी हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड में क्या कहता है कि मुझे अच्छा लगेगा, याद है मैंने एग्जांपल दी थी कि हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या कहते हैं कि मेरे माँ बाप की जो है वो जिम्मेदारी तुम्हारे पे नहीं है, वैसे भी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इनडायरेक्टली हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या कहना चाहता है, मेरे माँ बाप की खिदमत करो। तो इसी तरह से स्टैंडर्ड भी हमें यही कहता है जी आपकी वैल्यू में जब चेंज आती है, बायोलॉजिकल एसिड की वैल्यू में फेयर वैल्यू में जब चेंज आता है तो चेंज फिजिकल होगा और इन्फ्लेशनरी होगा। इन्फ्लेशन की वजह से, प्राइसेस चेंज होने की वजह से, और उसमें फिजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से चेंज आएगा। तो आप इसको अलग अलग लिख देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वैसे कंपलसरी नहीं है। नहीं भी लिखना चाहते कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा, वो ये कहना चाहता है। अच्छा जी, फिर कहते हैं जनाब इंक्रीज ड्यू टू परचेजेस। अगर आपने परचेज कर लिया कोई नया एसेट फिर आप उसको रिकंसिलिएशन में शामिल करेंगे। डिक्रीज एट्रीब्यूटेबल टू सेल्स एंड क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, कि आपने अगर उसको हेल्ड फॉर सेल कर लिया कि ना मैंने इसको बेच देना है या आपने इसको बेच दिया, दोनों सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपने डिक्रीज आ गया, इसको भी आपने रिकंसिलिएशन का हिस्सा बनाना है। फिर कहता है डिक्रीज ड्यू टू हार्वेस्ट। अगर आपने उसको हार्वेस्ट कर लिया तो फिर आपके पास वो क्या बन गई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन गई। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन गई। इन्वेंटरी तब बनेगी जब आप उसको बेचने जाओगे। ठीक है, हम यहाँ पे बायोलॉजिकल एसिड की बात कर रहे हैं। हेलो, देखिए फल लगे हुए हैं, क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। किस सिचुएशन में, वो हमारे पास ग्रोइंग एसिड में, ग्रोइंग फ्रूट्स है हमारे पास। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। हम उसको मैंने प्लग कर लिया, क्या बन गई वो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। प्लग करने का मतलब मैंने इसको जब हार्वेस्ट किया, ठीक है, अब इसको जब मैं बेचूंगा तो फिर मैं इसको इन्वेंटरी डिक्लेयर करूंगा। अब कहते हैं जी रिकंसिलिएशन में आपने, जारी बात है, हार्वेस्ट नहीं, ये देखें क्या लिखा हुआ, डिक्रीज ड्यू टू हार्वेस्ट, कि हार्वेस्ट करने की वजह से उसमें डिक्रीज आ गया। जारी बात है, पुराने फल तोड़ूंगा तो नहीं आएंगे ना। ठीक है जी। फिर कहता है जी इंक्रीज रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस कॉम्बिनेशंस, कि अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन का अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश की, डिफरेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन आपने इकट्ठे कर लिए। नेट एक्सचेंज डिफरेंसेस एंड अदर चेंजेस, कि जो भी अल्टीमेटली वो ये कहना चाहता है कि जो भी आपकी चेंज आएगा पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर बायोलॉजिकल एसेट्स के अंदर, उसकी वैल्यू के अंदर, आपने इसको क्या करना है, रिकंसिलिएशन का हिस्सा बनाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। रिकंसिलिएशन में नहीं है वो, आगे है। अच्छा जी, देखिए अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 12 है जी। एग्जाम्पल नंबर 12 जरा देखिएगा, ये थोड़ी सी जरा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है। ये पकड़ लें आप, अपना एक मोबाइल मुझे दे दें, आप इकट्ठे बैठ जाओ। ओके जी, मैं जरा, आप उधर चले जाओ, मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूँ जी। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि नवाबपुर फार्मिंग लिमिटेड ओन्ड अ डेयरी हर्ड on 1st January 2022, the herd had 100 animals that were 2 years old and 50 newborn calves. On 31st December 2022 year end, a further 3 calves were born. None of the herd died during the period. NFL incurred total farm maintenance cost of rupees 1.2 million. Relevant fair value less cost to sell. अब यहाँ पे उसने खुद ही बता दिया कि ये fair value less cost to sell है। न्यू बॉर्न काफ्स 1 जनवरी और 31 दिसंबर। अब देखिए इसके लिए ना, जब इस तरह के पेपर में वैसे क्वेश्चंस आते होते हैं, इसके लिए आप सिंपली क्या किया करें, आपने एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लिया करें। अब वो टाइमलाइन हमारे पास क्या होगी, ईयर स्टार्ट, ईयर एंड।
ठीक है, ईयर स्टार्ट और ईयर एंड, दरमियान में जो भी होगा आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम कहते हैं जी स्टार्ट में उसके पास कितने थे जनाब काफ्स, सॉरी स्टार्ट में उसके पास कितने थे, नहीं उसके पास 100 एनिमल्स थे, ठीक है जी, जिनकी एज कितनी थी 2 साल, और 50 जो है वो न्यू बॉर्न थे। तो 100 उनके पास एनिमल थे, ठीक है, कितनी एज के, 2 इयर्स के, और 50 जो थे वो क्या थे, न्यू बॉर्न थे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद फिर आगे कहता है जिनकी वैल्यू वगैरह देख लेते हैं। फिर उसने कहा जी 31 दिसंबर 2022 को क्या हुआ, 3 नए काफ हमें मिल गए। ये हमारे पास एनिमल हैं और ये हमारे पास उनके काफ्स हैं या उनके बेबीज हैं, और हमारे पास यहाँ पे काफ्स कितने हैं जी, 3, और ये भी कौन से हैं, न्यू बॉर्न है। अब देखो उसने कहा जी इसको मेंटेन करने में खर्चा उसका 1.2 मिलियन का उसका खर्चा आया। तो हमने कहा जी खर्चे को तो हम वैसे ही उधर ले जाते होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अब हमने रिकंसिलिएशन किसका बनाना है, हमने ये देखना है कि क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज आया, जरा मुझे देख के बताइए क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, जी शाबाश। ये जो 2 साल वाले जो एनिमल हैं पूरे साल के बाद कितने साल के बन जाएंगे, 3 साल के बन जाएंगे। तो 100 आपके पास जो एनिमल है वो कितने साल के हो जाएंगे, 3 इयर्स के हो जाएंगे। ये जो काफ्स जो न्यू बॉर्न है 50, ये कितने साल के हो जाएंगे, ये 1 ईयर के हो जाएंगे, और ये तो आपके पास न्यू बॉर्न है ही। और दूसरा, अब अगर आप इनकी फेयर वैल्यू देखें तो फेयर वैल्यू में क्या है, चेंज आ रहा है। इनकी फेयर वैल्यू में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है कि पहले जो 2 साल के 1 जनवरी 2022 को जो 2 साल के एनिमल्स थे उनकी देखिए, उसने कहा जी न्यू बॉर्न काल्व्स 1 जनवरी 2022 को उनकी वैल्यू कितनी थी, उन्होंने कहा जनाब उनकी वैल्यू थी 30,000। इनकी वैल्यू कितनी थी, 30,000 जो न्यू बॉर्न थे। ठीक है, मैं न्यू बॉर्न के साथ इसको रिलेट करता हूं। उसके बाद उसने कहा जी 31 दिसंबर 2022 को न्यू बॉर्न की वैल्यू कितनी हो गई, 50,000 हो गई। फिर उसने कहा जनाब जो 1 साल के एनिमल थे 1 जनवरी 2022 को वो थे कितने के, 45,000 के। वो तो हमारे पास 1 जनवरी में कोई एसेट है ही नहीं। ठीक है जी, और यहां पे लिख देते हैं वैसे कितने थे, 45,000 किस साल के, कितनी एज के, 1 ईयर ओल्ड के। और ये जो 31 दिसंबर 2022 में 1 ईयर ओल्ड के कितने आ गए जनाब, 60,000 आ गए। इसके बाद उसने कहा जनाब 2 इयर्स एनिमल 65,000 के थे। ये 2 साल के जो एनिमल थे वो कितने के थे जी, इनकी वैल्यू 65,000। अब जो 2 साल के हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 75,000। फिर उसके बाद उसने हमें कहा जनाब 3 साल वाले जो एनिमल थे वो कितने के थे, 75,000 के। अब यहाँ पे हमारे पास नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 75,000 कितने साल वाले, 3 इयर्स वाले। और यहाँ पे 3 इयर्स वाले कितने जनाब, 80,000 के हो गए। अब इनकी फेयर वैल्यू में भी चेंज आ रहा है और इनके एनिमल जो फिजिकल चेंज है वो भी इनमें आ रहा है। तो हमें स्टैंडर्ड क्या कहता था कि रिकंसिलिएशन करते हुए आपने दोनों को अलग अलग मेंशन करना है कि फिजिकल कितना चेंज आया और इन्फ्लेशनरी कितना चेंज आया। ठीक है, तो अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। हम इसको कैसे, इसकी रिकंसिलिएशन हम लोग कैसे करेंगे, हम रिकंसिलिएशन का मतलब होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने रिकॉर्ड करना है। 1 जनवरी 2022 को हमारे पास कितने थे एसेट्स, हमारे पास जनाब बायोलॉजिकल एसेट थे 100 के थे सर, 2 इयर्स के। एनिमल थे जनाब हमारे पास 100 के, 100 एनिमल थे। उनकी वैल्यू कितनी थी 2 साल वालों की, देखिए जी तो कितनी थी उसकी, 1 जनवरी 2 साल वालों की 65,000। किधर गया 2 साल वाले, ये 65,000 रुपये। तो 65,000 से इसको क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। कितने पैसे बने बेटा, जी बेटा ये मतलब एक ही है या सबकी? नहीं बेटा 100 की है ना, 100 एनिमल 2